एग्ज़ाम नज़दीक है। बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण कंटेंट शेखावाटी मिशन 100 के PDF का आज हम बड़े ही सरल और सहज शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, विश्लेषण करेंगे। एग्ज़ाम समय से पहले किस प्रकार हम बेहतर तैयारी करके 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त करने का प्रयास करें। तो इसके लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए डाले जा चुके हैं और डाले जाते रहेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले 2 वीडियो डाले जा चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला जो पाठ है हमारा वो होगा समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये 7 मार्क्स का पेपर अपना पाठ होगा, चैप्टर होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद की वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अवसद वाले प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। तो इनमें से अपने को सही ऑप्शन चुनना है। तो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति किस क्रांति के तहत हुई? तो ये क्रांतियों के नाम दिए हुए हैं, फ्रांस की, अमेरिका की, रूस की और ब्रिटेन की। तो ये हम सबको पता है कि फ्रांस की क्रांति से सर्वप्रथम राष्ट्रवाद जो शब्द है या भाव है उसकी अभिव्यक्ति हुई थी। वियना शांति संधि का आयोजन किया गया। तो वो साल हमको बताना है कि वियना जो संधि हुई, शांति संधि हुई, वो किस वर्ष हुई? तो 1815 में हुई थी। 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये कौन सा शासक था वो जिसके द्वारा 39 राज्यों का जर्मन संघ बनाया गया था? तो अपने को इसमें से चुनना है। तो जो नेपोलियन था उसने 39 राज्यों का एक संघ बनाया था, जर्मन परिसंघ। तो नेपोलियन हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन संघ बनाया? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जर्मन परिसंघ था वो क्या था? तो 39 राज्यों का एक संगठन था जिसको नेपोलियन ने बनाया था और उसका नाम था जर्मन परिसंघ। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेटरनिख। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी उस समय फ्रांस में किसका शासन था? बुर्बो वंश का था। तो ये वंश हमें याद रखना है, बुर्बो वंश। अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। कार्बोरी नामक जो गुप्त संगठन था उनमें सदस्यों में कौन था? तो ये वो सदस्य बताना है आपको, कार्बोनेरी नामक गुप्त संगठन। तो उसमें आपको मैथ्सनी जो थे, या इनको पूरा नाम है जोसेपी मैथ्सनी। तो मैथ्सनी का नाम आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्बोनेरी जो संगठन था वो किस प्रकार का संगठन था? गुप्त संगठन था। कार्बोनेरी जो संगठन है उसको किसने बनाया? मैथ्सनी ने बनाया। तो मैथ्सनी का नाम याद रखें। पूरा नाम भी याद नहीं होता है तो आप याद करें। कुछ जो अपने शब्द हैं वो कठिन हैं, लेकिन इतने भी कठिन नहीं है कि उनको हम याद ना कर सकें। लिख लिख के याद कर ले ताकि गलती होने की संभावना कम से कम रहे। तो असंभव कुछ भी नहीं है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का समय जो श्रेय है वो दिया जाता है बिस्मार्क को। तो जर्मनी के एकीकरण करने वाले कौन हैं? बिस्मार्क हैं। किस देश का नारी का प्रतीक रूपक मैरियान था? कौन सा देश था वो जिसमें नारी का प्रतीक रूपक मैरियान था? तो ये हमारा फ्रांस है। फ्रांस देश में ये प्रतीक था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? एकीकृत इटली का सम्राट इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इमैनुअल द्वितीय। जिवेलियन संघ का गठन कब किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जिवेलियन संघ 1834 में इस संगठन का गठन किया गया था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 1834 में एक संगठन बना था, उसका क्या नाम था? ज्वेराइन संघ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ज्वेराइन संघ क्या था और कब गठित किया गया? तो साल हमारी 1834। अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं अपने। अति लघुत्रात्मक प्रश्न।
किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1832 में कस्तूनतोनिया नाम की संधि हुई थी। उस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राज्य या राष्ट्र घोषित किया गया था। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? ये मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस का यूरोप में इतना महत्व है, ये यूरोपीय देश है, तो फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मेटरनिख ने कहा था। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे वो। फ्रांसीसी क्रांति की रूपक मैरियान प्रतीक किसकी थी? लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी, इनके प्रतीक चिन्ह थे। लाल टोपी थी, तिरंगा था और कलंगी थी। ऊपर भी पढ़ा हमने कि मैरियान किस देश की रूपक थी? नारी रूपक थी, तो ये फ्रांस की। किसने कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी? तो ये जर्मन दार्शनिक थे योहान गोटफील्ड। उन्होंने कहा था जोसेपी मैथ्सनी द्वारा गठित संगठनों के नाम बताने हैं। तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का गठन मैथ्सनी ने किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि यंग इटली जो संगठन था या ग्रुप था या यंग यूरोप जो ग्रुप था उसका गठन किसने किया था? तो मैथ्सनी ने किया। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस की क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। भारत ने भी अपनी प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना हमारी बनी हुई है उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा लिया है, यानी जो शब्द लिए हैं, वह हमने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही लिए। फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक चिन्ह टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ था, तो स्वतंत्रता था। इसका अर्थ प्रतीक चिन्ह टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ था, वो था स्वतंत्रता। वियना सम्मेलन में आयोजित किया गया, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति भरनी है हमें। तो वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1815 में। जर्मन संसद का नाम था राइखस्टैग। जर्मन राष्ट्र का रूपक थी जर्मिया। स्वतंत्र राष्ट्र का सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। स्वतंत्र जर्मनी जब स्वतंत्र हुई तो उसका राष्ट्र सम्राट था, राष्ट्र का सम्राट था, उसे किसे घोषित किया? विलियम प्रथम को। लघुत्तरात्मक प्रश्न है अब हमारे। नेपोलियन द्वारा की गई नागरिक संहिता। नेपोलियन की नागरिक संहिता अति महत्वपूर्ण है। नेपोलियन द्वारा बनाया हुआ संगठन जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने। नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो नागरिक संहिता किसने बनाई, किसने लागू की? नेपोलियन ने। नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधान थे कि जन्म आधारित जो विशेषाधिकार हैं उनको समाप्त कर दिए, कानून के समक्ष सबको समानता दे दी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया। जेवेलियन संघ, ये ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं कि जेवेलियन संघ से आप क्या समझते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना ये जेवेलियन संघ। तो जेवेराइन जो संघ था 1834 में प्रशा के नेतृत्व में गठित किया गया एक शुल्क संघ था। ये नाम याद रखें, शुल्क संघ था। 1834 में बना एक शुल्क संघ था, उसका क्या नाम था? तो जेलवेराइन। इस शब्द को बार बार लिख के आप याद कर लें, करत अभ्यास करें, लगे रहें। जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित थे। इसमें कौन से राज्य सम्मिलित थे? जर्मन राज्य सम्मिलित थे। जेवेराइन जर्मन, जे से जे याद रख लें। रूमानीवाद क्या है? ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था तथा इसके तर्क और वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। चल रहा है। रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था या एक प्रकार का दर्शन था, एक आदर्श था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना के विकास पे जोर दे रहा था और इसने तर्क और वितर्क द्वारा विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की थी। तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। स्कॉटलैंड का यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार विलय किया गया? स्पष्ट कीजिए।
एक एक्ट ऑफ यूनियन समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा लिया और स्कॉटलैंड की राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनका योजनाबद्ध तरीके से उन्हें दबा दिया गया। वियना संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? नेपोलियन संहिता, जेवरियान संघ और वियना संधि। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन पे विशेष गौर करें। वियना की संधि के प्रमुख प्रावधान। वियना में बुर्बो वंश की सत्ता को पुनः स्थापित किया गया। नेपोलियन के अधिकार वाले प्रदेशों को फ्रांस से वापस लिया और फ्रांस से साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना। 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ को बनाया गया और यूरोप में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई और नेपोलियन के शासन में के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इटली के एकीकरण को समझते हम बड़े धैर्य, सरल और सहज भाषा में। प्रारंभ में इटली हैब्सबर्ग साम्राज्य के वर्ग का जो एक साम्राज्य था उसके अंतर्गत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। प्रारंभ में इटली हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में मैथ्सनी ने यंग इटली का एक ग्रुप बनाया, गुप्त संगठन बनाया, यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया और ये बनाकर यानी इसका निर्माण करके एकीकृत इटली के निर्माण के लिए एक कार्य योजना का गठन किया। 1831 से 1848 के विद्रोह के असफल होने के बाद इटली के एकीकरण का दायित्व किसको दे दिया गया? विक्टर एमुनल द्वितीय के हाथों में आ गया। काबूर ने फ्रांस और जो सार्डिया पिडमेंट था के मध्य कूटनीतिक संधि संपन्न करवाई। किसने करवाई? काबूर ने। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद 1861 में इमैनुएल द्वितीय जो सम्राट था उसको एकीकृत इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो ये भी प्रश्न हमने ऊपर पढ़ लिया कि एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया? इमैनुएल द्वितीय को। 1870 में इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण। जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व हम पढ़ रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण को, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ स्पष्ट करना है। तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व पर्सा ने किया। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में पर्सा को जीत मिली थी। 1871 में वर्साय में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तो हमने ये पढ़ा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जो चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद। ऊपर हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। अब हम भारत में राष्ट्रवाद, भारत में किस प्रकार से राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे वो ब्रिटेन यानी जिस देश के हम गुलाम थे उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने जी जान लगा दिया और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की जो भावना, राष्ट्र के लिए मर मिटने की जो भाव होता है उसे राष्ट्रवादी भावना कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। जो इसमें हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो है महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटते। जैसा कि हम सबको पता है कि गांधी जी 1891 में ब्रिटेन से लॉ की डिग्री लेकर आते हैं और 1893 में कोई केस की सुनवाई के सिलसिले में वो दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका में 1893 से लेकर 1915 तक गांधी जी वहीं रहते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। और वहाँ भी गांधी जी
जो भारतीय लोग थे वहाँ रहने वाले, उनके हितों के लिए सत्याग्रह और आंदोलन करते रहते। तो गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा का जो सत्याग्रह किया वो किस वर्ष में किया, तो इस साल पूछी गई है। तो 1919 दी हुई है, 1920 दी हुई है, 1916 दी हुई है। तो चंपारण गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। 15 में गांधी जी भारत आए, 17 में गांधी जी ने पहला चंपारण सत्याग्रह किया था। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई वो कब घटित हुई, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको ध्यान है 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल का वो दिन था, बैसाखी का पंजाब में त्यौहार था। तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। खिलाफत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? खिलाफत समिति जो असहयोग आंदोलन के साथ एक आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, तो उस समिति का गठन किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दो, इनको अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ अली बंधु आ जाए तो भी ऑप्शन सही हो जाता, और यहाँ मोहम्मद अली और शौकत अली आ गया तो भी हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? कौन सा अधिवेशन था वो? नागपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति कांग्रेस ने दे दी थी। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है जो 1885 में गठित हो गई थी, और पूरा स्वतंत्रता युद्ध कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया था। उस समय एक पार्टी नहीं थी, एक प्रकार का संगठन था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? हिंद स्वराज ये 1909 में लिखी गई पुस्तक है, जो किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज को गांधी जी ने कब लिखा? 1909 में लिखा। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों शामिल थे स्वराज पार्टी का गठन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। तो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने किस स्थान से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो ये हमारा किस स्थान, गांधी जी ने किस स्थान से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो ये साबरमती से गांधी जी ने शुरू किया। साबरमती से शुरू किया, और जो जगह थी जहां नमक कानून को तोड़ा गया वो जगह थी दांडी। समुद्र तट पे है दांडी गुजरात में। और साबरमती जहां गांधी जी का आश्रम है वहां से गांधी जी ने शुरुआत की, और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने जो नमक कानून है उसको तोड़ा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही हो जाएगा दांडी से। महात्मा गांधी व अम्बेडकर के मध्य संपन्न वह कौन सा समझौता था जिसके तहत दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें प्रदान की गई थी? तो ये पूना पैक्ट था जो गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें दलित वर्ग को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में कुछ सीटें आरक्षित दी गई थी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा पूना पैक्ट। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत माता की छवि को किसके द्वारा चित्रित किया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन कहकर पुकारा था। गांधी जी ने अछूतों को कौन सा नाम दिया? हरिजन शब्द दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो ये 1932 में हुआ था।
घटना के बाद कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? तो चोरा चोरी घटना हुई थी 1922 में। तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया था। अब अपने अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे किस वायसराय को सौंपी? इरविन को। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे वायसराय इरविन को, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था और जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे वो भारतीयों के लिए बन रहे थे, तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया और नारा लगाया कि साइमन वापस जाओ। चोरी चोरा जो कांड है वो कहाँ घटित हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटना हुई 1922 में। ये घटना होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। किस एक्ट के तहत चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बागान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी? ये था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान पर गुरिल्ला आंदोलन चला? आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में असहयोग आंदोलन के साथ एक दूसरा आंदोलन चल रहा था, वो था गुंडेम की जो पहाड़ियाँ थी आंध्र प्रदेश में। अब हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न है कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह का अर्थ है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह, अर्थात डटे रहना। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, आप सत्य के लिए लड़ रहे हों, तो अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपना संघर्ष सफल बनाता है। भारतीयों द्वारा रोलट एक्ट बना था एक कानून, उसका भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? इस एक्ट के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो रोलट एक्ट क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो रोलट एक्ट के तहत राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, मुकदमा नहीं चलेगा फिर भी रख सकती सरकार, इस प्रकार का एक्ट पारित कर दिया। तो इसका नाम था रोलट एक्ट और इस एक्ट का विरोध किया गया भारतीयों द्वारा, क्योंकि भारतीयों के लिए बनाया गया था, अंग्रेज सरकार द्वारा, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज सरकार का गुलाम था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों किया? क्योंकि फरवरी 1922 में एक उग्र भीड़ ने गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए, यानी जलकर मर गए थे। अतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अहिंसक नहीं है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो ये जो आंदोलन था ये हिंसक हो गया था, तो इसे हिंसक होता देखकर बंद कर दिया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए इसका विरोध किया था। तो साइमन वापस जाओ का नारा कब लगाया गया? साइमन कमीशन जब भारत आया तब 1928 में। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का वर्णन करना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने। क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध से अपने असंतोष के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने के लिए कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी जो समिति थी उसकी बैठक में लिया गया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस अवसर पर गांधी जी ने जो नारा दिया वो अति महत्वपूर्ण है, करो या मरो का नारा। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस अवसर पर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने हड़ताल की तथा राष्ट्रीय गीत और नारों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाले।
यह आंदोलन एक जन आंदोलन था। इसमें छात्र, मजदूर, किसान सब भाग ले रहे थे। ये एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। इसका नेतृत्व करने वाले कुछ नेता थे तो उनको जेल में डाल दिया गया था। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भाग लिया। इस आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी, जिसमें प्रमुख महिलाएं बंगाल की मातंगिनी हजारा, असम की कलकत्ता बैरवा और उड़ीसा की रमा देवी प्रमुख महिलाएं थीं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 18 के बीच। तो इसने भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा की कि भारत राष्ट्रीय आंदोलन चला भारत में। प्रथम स्थिति पैदा कर दी जिसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो सेना पे खर्च हो रहा था उसमें भारी इजाफा हो गया था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर की शुरुआत की गई। युद्ध के दौरान कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण आम जन की मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में काफ़ी गुस्सा था। देश में बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्यान्नों का अभाव हो गया। पल्लू की जो बीमारी थी वो बीमारी बढ़ गई और दुर्भिक्ष के कारण लाखों लोग मारे गए थे। फ्लू की एक बीमारी फैली थी उस समय और दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ गया था, तो लाखों लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्ति के बाद उनकी मुसीबतें हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन सब कारणों से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता गया, शुरू हो गया, यानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए आवाज़ें उठने लगी का एक भाव शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन वही 1930 वाला नमक आंदोलन। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। उसने भारतीयों के विरोध के बावजूद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया था। यह आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, जिसके तहत उन्होंने नमक बनाकर कानून को तोड़ने का निश्चय किया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त जो वॉलंटियर थे, उनके साथी थे, उनके साथ नमक यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होकर 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान तक पर जाकर ख़त्म हुई। तो नमक कानून को तोड़ा किस जगह पे? दांडी नामक जगह पे। शुरुआत कहाँ से की? साबरमती से। गांधी जी ने 24 दिन तक रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र किया था और 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे थे गांधी जी। तो कब पहुँचे? 6 अप्रैल को दांडी पहुँचकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन देश भर में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए नमक के लिए दमन चक्र शुरू कर दिया। गांधी जी सहित अनेक लोगों को जेल में डाल दिया। अंत में गांधी जी और वाइसराय इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जो मार्च 1931 में हुआ था। इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। तथा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है भूमंडलीकृत विश्व, जो हमारा चैप्टर होगा उससे। तो भूमंडलीकृत विश्व बनना, ये हमारा चैप्टर होगा। ये 6 नंबर का है। इससे ऊपर वाले जो चैप्टर हमने किए हैं दोनों, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, वो दोनों चैप्टर हमारे 7-7 नंबर के हमने कंप्लीट किए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, किस महाद्वीप में, कौन सा ऐसा महाद्वीप है, किस महाद्वीप में रीड पेस्ट नामक व्यापक जो बीमारी फैल गई थी, वो किस महाद्वीप में फैली थी? रीड पेस्ट नामक बीमारी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीडर पेस्ट कहते हैं इसको। पशुओं में फैली थी, किस में फैली? वो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, पशुओं में, इंसानों में। तो आपको किस में लगाना है? पशुओं की बीमारी थी, अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। 1885 में यूरोपीय देशों
ने किस महाद्वीप को लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया था? तो कौन सा महाद्वीप था? वो अफ्रीकी महाद्वीप था। तो यूरोपीय लोगों ने 1885 में लकीर खींचकर अफ्रीकी महाद्वीप को अपने से अलग कर दिया था। वह कौन सा मार्ग था जो एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से जोड़ने का कार्य करता था? तो ये था रेशम मार्ग। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेशम मार्ग पे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेशम मार्ग क्या था। तो रेशम मार्ग एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला और एशिया को यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ने वाला मार्ग था, जिससे रेशम जो एक कपड़ा होता है उसका निर्यात होता था, चीन से जाता था ये कपड़ा। विश्व पटल पर महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये वर्ष था 1931, जब महामंदी का दौर शुरू हुआ। गेहूं और कपास की खेती हेतु भारत में किस राज्य में कैनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती बसाई गई थी? तो ये पंजाब राज्य में। हेनरी स्टैनली को किस महाद्वीप में खोज हेतु भेजा गया था? हेनरी जो स्टैनली थे उनको किस महाद्वीप की खोज के लिए भेजा गया था? तो ये अफ्रीका महाद्वीप। वृहत उत्पादन प्रणाली के विख्यात प्रणेता कौन थे? तो ये थे हेनरी फोर्ड। कौन सा महाद्वीप 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था? यूरोप व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था 18वीं शताब्दी में। अमेरिका में स्पेनिश मेनिको द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई गई थी? तो ये चेचक थी। चेचक बीमारी फैला दी गई थी। 1840 के दशक में आयरलैंड में कौन सी फसल खराब हो जाने के कारण लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के शिकार हो गए थे? तो ये आलू जो एक सब्जी बनाने की सामग्री है, यानी एक पौधा है, आलू है, आलू सब्जी बनाने के काम आता है। वह कौन सा कानून था जिसके तहत सरकार ने मक्का के आयात पे प्रतिबंध लगा दिया था? वो कानून था कॉर्न लॉ नाम का कानून था, जिसके तहत मक्का के आयात पे पाबंदी लगा दी थी। भारत से विदेशों में भेजे जाने वाले जो अनुबंधित श्रमिक थे उनका क्या नाम था? गिरमिटिया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिरमिटिया श्रमिकों के बारे में किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गिरमिटिया का कानून का नाम गिरमिटिया, और गिरमिटिया श्रमिक कहलाते थे। तो अनुबंधित श्रमिक थे जो विदेशों में श्रम के लिए, काम के लिए भेजे जाते थे, उन्हें गिरमिटिया कानून के तहत भेजा जाता था, इसलिए वो गिरमिटिया श्रमिक के नाम से जाने लगे। त्रिनाद में मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले सालाना जुलूस को किस नाम से जाना जाता था? होर्से के नाम से। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगस्त 1914 में शुरू हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन दो संस्थाओं का जन्म हुआ या स्थापना हुई, जिसे ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान कहा जाता है? ये भी अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक नाम की दो संस्थाओं का जन्म होता है, इसे जुड़वा संतान कहते हैं। विकासशील देशों के संगठन को किस नाम से जानते हैं? G77 के नाम से जानते हैं। वीटो से आप क्या समझते हैं? वीटो वह अधिकार है जिसके तहत कोई भी सदस्य अपनी असहमति प्रकट कर प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये 1944 में, जुलाई 1944 में आयोजित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध ने किस देश को कर्जदाता देश बना दिया था, जिसने ब्रिटेन में भारी कर्जा लेना पड़ा, यानी जिससे ब्रिटेन को भारी कर्जा लेना पड़ा? तो कर्जदार देश कौन सा था? बन गया था अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन से थे? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मित्र राष्ट्र कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटिश सरकार भारत में अफीम की खेती करवाकर उसे किस देश में निर्यात करती थी? चीन को। उपनिवेशवाद के दौरान कौन से देश औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभर कर आए? जर्मनी और बेल्जियम। किस देश में औपनिवेशिक ताकतों ने अफ्रीका का बंटवारा किया था? बर्लिन सम्मेलन 1885 में हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? महामंदी जो 1929 में हुई थी, उसका भारत पे की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम प्रश्न देख रहे हैं।
तो आयात निर्यात घटकर आधे हो गए थे। आयात यानी आने वाला और निर्यात यानी देश से बाहर भेजे जाने वाला जो सामान था, दोनों ही घटकर आधे हो गए थे। गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी और पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई थी। पटसन और गेहूं की कीमत में 50 और पटसन की कीमतों में 60% गिरावट आ गई। काश्तकारों पे कर्ज का यानी खेती करने वालों पे कर्ज का बोझ बढ़ गया था। 19वीं शताब्दी यानी 19वीं सदी विश्व अर्थव्यवस्था में कौन से तकनीकी परिवर्तन हुए वो स्पष्ट करने हैं। तो यहाँ तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियों का निर्माण हुआ। उस समय जलपोतों का आकार बढ़ाया गया जिससे उत्पादन को कम लागत पर आसानी से पहुंचाया जा सके। जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर की जो तकनीक है वो स्थापित होने से खाने पीने के सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में आसानी हो गई थी। अनुबंधित श्रमिकों के कारण कैरेबियाई संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये त्रिनाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को होर्शे नामक विशाल मेले का रूप दिया गया। रास्ता फेरियावाद नामक विद्रोही धर्म की भी भारतीय अप्रवासियों कैरेबियाई द्वीप समूह के बीच संबंधों की झलक मिलती है, ये भी उस पर प्रभाव पड़ा। त्रिनाद और गुआना में प्रसिद्ध चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासियों के वहाँ पहुँचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों के उदाहरण हैं। महामंदी के कारण क्या थे? महामंदी हुई जो 1929 में, उसके कारण क्या थे? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, अमेरिका से कर्ज नहीं मिल पाना और यूरोप के बैंकों का धाराशाही हो जाना, आमदनी में गिरावट आना, आय में गिरावट आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई थी। ये सारे उसके कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्या कारण थे कि इसे प्रथम विश्व युद्ध को प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जाता है? इस युद्ध में मशीनों, टंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। तो ये सब चीज़ें उद्योग में ही बनती हैं। युद्ध के लिए संपूर्ण विश्व से असंख्य सैनिकों की भर्ती की गई, जिसे विशाल जलपोत रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध मोर्चों पर ले जाया गया। इस युद्ध में भीषण जनहानि हुई। जनहानि यानी बहुत से इंसान मारे गए। उनकी औद्योगिक युग से पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसलिए इसको कहते हैं कि ये प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। आज हमने शेखावाटी मिशन के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक और PDF का सहज और सरल ढंग से विश्लेषण किया है। इस चैनल पे आपके सहयोग के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होंगे वो डाले जाएंगे और डाले जा चुके हैं। अतः लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, खुद भी पढ़ें और दूसरों के पढ़ने में मदद करें। परीक्षा नज़दीक है, अतः मेहनत में जुट जाएं। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एवं फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।